दोस्तों हमने ऑलरेडी कवर किया था किस प्रकार से मोंगला पोर्ट के इर्द गिर्द जो एसईजेड है, जो मात्र कोलकाता से 180 किलोमीटर की दूरी पर है, वो चाइना को बांग्लादेश ने दे दिया है। इसके सिवा चिटागोंग पोर्ट जो कि अगेन भारत के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वो भी चाइना को बांग्लादेश ने दे दिया है। इसके सिवा जो सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पे तीसरा प्रोजेक्ट भी चाइना को दिया जाने वाला है। दोस्तों क्लियरली बांग्लादेश अगर आप देखें तो मानो जैसे अपनी पूरी की पूरी जो एसेट्स हैं वो भारत के खिलाफ लगाने को तैयार हो गया है। दोस्तों भारत को बांग्लादेश से यदि कुछ आ रहा है तो केवल और केवल हेट आ रहा है। चाइना को पोर्ट्स दे रहे हैं, भारत को लानत भेज रहे हैं। लेकिन कमाल की बात जानते हैं, भारत ने जब बांग्लादेश के लिए वीजा एप्लीकेशन ओपन किया है तो मात्र 24 घंटे में 1.4 लाख वीजा एप्लीकेशन आए हैं। जी हां, 1.5 लाख करीबन मात्र 24 घंटे में। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ बात हो रही है कि अगर हम केवल मैग्नानिमिटी के सहारे कि बड़प्पन दिखाएंगे पड़ोसियों को और ये उम्मीद करेंगे कि हमारे बड़प्पन को देखकर वो हमारे अनुसार अपनी पॉलिसी बदलेंगे, एटलीस्ट हमारे खिलाफ अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और बस ये अगर हम सोच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होगी। जी हां दोस्तों, यहां से अगर आप देखें तो बात हो रही है क्या समय आ गया है जब भारत अपना स्वयं का मुनरो डॉक्ट्रिन कहीं ना कहीं कॉल आउट करे, जिसके अनुसार हमारे इर्द गिर्द यदि कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस देश को क्लियरली मैसेज दिया जाए कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, इस पर बात होनी शुरू हो गई है। कारण है, आप देख सकते हैं बांग्लादेश चाइना टाइज नए एरा में एंटर कर गए हैं, डेली स्टार में आ रहा है। इसके साथ हमारी मीडिया भी कह रही है ये इस प्रकार का डील है कि अब केवल जेट्स और गन्स की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है स्ट्रेटेजिक एसेट की, भारत को घेरने की। और मानो जैसे ईस्टर्न फ्लैंक क्या भारत खो चुका है अपना, वही दोस्तों भारत कैसे इसको काउंटर कर रहा है, भारत काउंटर कर रहा है, हम तो गांधी जी के देश हैं। जी हां, मैग्नानिमिटी से क्या किया है हमने, 1.4 लाख बांग्लादेशीज ने वीजा एप्लीकेशन भरा है मात्र 24 घंटे में। बांग्लादेश के लिए जो वीजा फैसिलिटी बंद थी वो खोल दी गई है इस कार्य के बाद। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो फर्स्ट पोस्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया उत्पल कुमार जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए भी अब समय आ गया है अपना मुनरो डॉक्ट्रिन बनाए। दोस्तों इस पर मैंने भी काफी सोचा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो इतिहास में हमने देखा है कहीं ना कहीं हमने मुनरो डॉक्ट्रिन नहीं बनाया, मैग्नानिमिटी बड़प्पन के सहारे पड़ोसी देशों को सोचा कि हम बड़प्पन दिखाएंगे तो वो हमारे साथ अच्छा पेश आएंगे। तो ये जो भोलापन हमने दिखाया है, ये सरकारें आई हैं सरकारें गई हैं, यही भोलापन कह लीजिए या गलती कह लीजिए, ये पार्टी दर पार्टी साल दर साल होता रहा है। तो किस प्रकार का मुनरो डॉक्ट्रिन भारत का होना चाहिए और क्यों इसका समय अब आ चुका है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री एनसीईआरटी समरी यूपीएससी एग्जाम के लिए हम लेकर के आए हैं। फ्री बुकलेट्स आपको मिल रहे हैं, बस इसको स्कैन करें और आप डाउनलोड अवश्य कर लें। सबसे पहले दोस्तों 1.4 लाख वीजा एप्लीकेशंस देख लेते हैं। भारत ने टूरिस्ट वीजा अगर आप देखें तो 2 सालों के बाद बांग्लादेश के लिए वापस से खोला, जिसमें अगर आप देखें वैसे तो भारत के 16 सेंटर थे बांग्लादेश में, लेकिन अभी 5 सेंटर में ही वीजा फैसिलिटीज वापस रीइंस्टेट किए गए। 24 घंटा नहीं बीता, 1.4 लाख एप्लीकेशन आया है। दोस्तों ये टूरिस्ट वीजा का है। क्यों इतने सारे लोगों को भारत में क्या देखने आना है, क्या ऐसा वो देखेंगे? दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, ये टूरिस्ट वीजा एक बैकडोर होता है मेडिकल फैसिलिटी के लिए। मेडिकल वीजाज लिमिटेड होते हैं, तो बाकी टूरिस्ट वीजा के सहारे भारत आते हैं, इंडियन हॉस्पिटल्स में इंडियन मेडिकल केयर का कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। दोस्तों जब तक वीजा फ्रीज था तो यही बांग्लादेशियों को मेडिकल फैसिलिटी के लिए चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर तक जाना पड़ता था। दोस्तों अब अगर आप देखें तो ये डेस्टिनेशंस बांग्लादेश के मिडिल क्लास के लिए बड़े महंगे थे, तो अब जैसे ही भारत का वीजा फैसिलिटी खुल गया है तो कहीं ना कहीं ये भारत आने वाले हैं। अब देखिए इसको देखने का एक तरीका ये भी है कि ठीक है अच्छी बात है, भारत आएंगे, भारत में खर्चा करेंगे, हेल्थ केयर से लेके हर तरीके से हमारे यहाँ इसका इंपैक्ट होता है तो जीडीपी में फायदा होगा। अब दोस्तों ये फायदा तब आप देख सकते हैं जब कहीं ना कहीं इनके आने से हम इनसे पैसे इस प्रकार से लें कि ये प्राइवेट मेडिकल सेंटर बाकी लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी सस्ती कर रहे हो भारतीय नागरिकों के लिए। ऐसा तो यहां होता नहीं है, रादर उल्टा है। इतना ज्यादा भारतीय लोग इन मेडिकल फैसिलिटीज का लाभ उठाते हैं कि संख्या इतनी ज्यादा है कि कॉस्ट ऑलरेडी कम है और वो कम कॉस्ट का बांग्लादेशियों को फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आम भारतीय को इस वजह से कोई खास फायदा हो रहा हो मेडिकल कॉस्ट में। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये तस्लीमा नसरीन जी ने एक बात कही इस पर,
उन्होंने कहा कि देखिए मैं जानना चाहती हूं ये लोग जो आने वाले हैं भारत 1.4 लाख जो 24 घंटे में वीजा फाइल किए हैं, इनमें से कितने लोगों ने जब शेख हसीना के समय दिल्ली और ढाका स्लोगन चल रहा था कि ढाका दिल्ली से नहीं चलेगा, आप में से कितने लोगों ने बोला था क्या भारत ने वो चेक किया? क्या भारत ने वो देखा कि इनमें से कितने लोग खुश होकर भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको सीज करना चाहते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो भारत के खिलाफ वॉर आज के आज करना चाहते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो तिरंगे पे पैर रखने को तैयार हैं, उसे कुचलने को तैयार हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो हिंदू से नफरत करते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो भारत को एक दुश्मन कहते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो एंटी इंडिया स्टैंड का पालन करते हैं? अधिकतम आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे दोस्तों उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको वीजा दे रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये सब क्या है, मैग्नानिमिटी है, बड़प्पन है, इंडिया का हिस्टोरिकल पैटर्न है। हम इसी प्रकार से कंसेशन पड़ोसियों को देते रहे हैं और ये हमारे यहां ये चूरन बिछा गया कि ये गुडविल है, ये रिस्ट्रेंट दिखाएगा, इससे सामने वाले देश के साथ रिश्ता अच्छा होगा और लास्टिंग स्ट्रेटेजिक लॉयल्टी हो जाएगी, हमेशा के लिए वो हमारे साथ अलाइन हो जाएगा। अब यही हमने पालन किया, आज से नहीं, जब से आप देखें तो लगभग जब से भारत का अगर आप देखें तो एक स्वतंत्र देश हुआ तब से ही लगभग कर रहे हैं। 1954 में तिब्बत पे चाइना ने चढ़ाई की, हमने दूसरे तरफ देखना शुरू कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, जबकि वो ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था तिब्बत। फिर भी क्या हुआ, क्या चाइना ने भारत के साथ युद्ध नहीं किया? नहीं दोस्तों, 10 साल भी नहीं, केवल 8 साल में 1962 में चीन ने भारत के ऊपर चढ़ाई कर दी। फिर आप देख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में पाकिस्तान के साथ किया, 5वें साल पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, हाजी पीर पास हमने कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान को 1966 में वही दे दिया। 1971 फिर वापस 5 साल बाद वॉर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, शिमला अग्रीमेंट हो गया। शिमला अग्रीमेंट में यह कहा कि अब तो चलो बांग्लादेश अलग बन गया, अब तुम पाकिस्तान हम भारत, अब रिश्ते सुधार लेंगे, हमेशा के लिए मैत्रित्व का और दोस्ती का रिश्ता रहेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान का ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स टेरर पॉलिसी आया। काचा टीवू आइलैंड श्रीलंका को दिया 1974 में, और आप देखें तो तमिल लोगों के खिलाफ श्रीलंका में एंटी तमिल पोग्राम 1977 से चलता गया। दोस्तों भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ श्रीलंका में जब अगर आप देखें तो एक इस प्रकार का कैंपेन चल रहा था, आप देखें तो बाई हंड्रेड्स बाई थाउजेंड्स मारा जा रहा था लोगों को, हम दूसरे तरफ देख रहे थे। क्या मतलब कहीं ना कहीं आप देखें तो हर बार हमने कंसेशन दिया और हमको यही बोला गया कि ये गुडविल है, ये रिस्ट्रेंट है, इसके साथ रिश्ते हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? देखिए नेबर्स अच्छे से हमारे पड़ोसी समझ गए हैं कि भारत और चीन वाला कार्ड खेल देते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, भारत से कंसेशन लेते हैं और अपने आप को धीरे धीरे जाके उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको चाइना जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट करता है, आप देखे ही हैं किस प्रकार से नेपाल में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, श्रीलंका में हो गए, मालदीव्स में हो गए, बांग्लादेश में हो गए, उनको जिस प्रकार से वो इन्फिल्ट्रेट करता है, नतीजा वो पूर्ण रूप से उनके तरफ, उनके कहीं ना कहीं चाइना के गोद में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन भारत से बेनिफिट लेते रहते हैं। ये देश कहते हैं हम सोवरेन हैं, हम अपने फैसला स्वयं ले सकते हैं, तुम कौन होते हो हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने वाले। यहां तक कहते हैं कि तुम भी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करते हो तो हम भी करेंगे। देखिए बात तो बिल्कुल सही है, आप भी कर सकते हैं, आप भी सोवरेन स्टेट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सोवरेन होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे नेबर के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट होता है। अगर वो होगा तो नेबर को अधिकार है आपके खिलाफ एक्शन लेने का। जी हाँ दोस्तों, ये सब हम जानते हैं, फिर भी हमारी पॉलिसी क्या होती है, आप अगर देखें तो मैग्नानिमिटी की। जी हाँ, कि सामने वाला सुधर जाएगा। आप देख सकते हैं सरकारें आई सरकारें गई, ये तो बस अभी के कुछ मैं दिखा रहा हूं, आप पीछे भी चले जाइए यही रहा है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं आता है। पाकिस्तान हो गया, चाइना का आप देखें तो बाकी पड़ोसी हो गए, बांग्लादेश से लेके श्रीलंका से लेके, कहानी मोर और लेस मैंने आपको यहां समराइज कर दी है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हमारे लिए नेबरहुड ट्रबल देखिए बढ़ रहा है और ये बढ़ने वाला है। कारण बड़ा सरल है, अगर हम यहां पावर विल्ड नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। दोस्तों पाथ जो सुपर पावर का है वो रीजनल पावर से होके ही जाता है। अगर कोई देश रीजनल पावर नहीं बनेगा तो सुपर पावर नहीं बनने वाला, ये बात तय है। अगर भारत चाहता है कि हम अपने नेबरहुड में शॉट्स कॉल करें, रीजनल पावर बने, तो उसमें मैग्नानिमिटी के सहारे हम नहीं बैठ सकते। ये सोचे कि बड़प्पन दिखाएंगे, मैग्नानिमिटी दिखाएंगे, सामने वाला कोऑपरेट करने लगेगा भारत के साथ, तो वैसा नहीं होगा। आप ज्यादा बड़प्पन दिखाइएगा, वो समझ लेगा आप कमजोर हैं, और कुछ वैसे ही कहीं ना कहीं आज तक इन सब ने हमें समझा भी है।
बांग्लादेश दोस्तों मोंगला पोर्ट में एसईजेड चाइना को दे रहा है, चिटागोंग पोर्ट चाइना को दिया है, तीसरा प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चाइना के साथ करने वाला है। पाकिस्तान बांग्लादेश बातचीत हो रही है कि ज्वाइंट मिलिट्री कमांड बनेगा, तुर्की यहां एक्टिवेट हो रहा है, पाकिस्तान आईएसआई बांग्लादेश में आ गई है और हम क्या कर रहे हैं, हम वीजा दे रहे हैं, मैग्नानिमिटी दिखा रहे हैं। देखिए कोई भी देश अपने इर्द गिर्द टॉलरेट नहीं करता है एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख लीजिए यूएसए को देख लीजिए, क्लियर मोनरो डॉक्ट्रिन है। रशिया का आप देख लीजिए, यूक्रेन में उसने वॉर कर लिया इसी बात पे कि नेटो वहां पे आ रहा था। चाइना की बात कर लीजिए, आज जो ये साउथ चाइना सी है, ये पूरा का पूरा चाइना इसे अपना लेक बना के रखा है, आर्टिफिशियल आइलैंड से लेके सब कुछ बना के रखा है, दूसरे किसी को पास भी नहीं आने देता है। और आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल रूल्स का यहां कोई पालन नहीं होता है। तो यहां पे सवाल यही पूछा जाता है कि अगर दुनिया की बाकी शक्तियां इस प्रकार से डील करती हैं तो भारत क्यों ऐसा प्रिटेंड करे कि हमारा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इर्द गिर्द में अगर कोई पड़ोसी देश में कोई चाइना बनाता है तो हम क्यों ऐसा प्रिटेंड करें, नहीं नहीं ये तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, नोइंग वेरी वेल कि ये मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ये कोई दूसरा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं, फिर क्यों हम इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसके साथ व्यवहार करें। दोस्तों बात बड़ी क्लियर है, भारत को बदलाव चाहिए इस मामले में, हमारी पॉलिसीज बदलनी होंगी। चाइना कंटिन्यूअसली एक नेटवर्क बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है जिसे, वो तो नहीं कहता लेकिन जो पॉलिसी एनालिस्ट कहते हैं, जिसमें आप देखें तो थ्रू आउट अगर आप देख सकते हैं, क्या म्यांमार, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, क्या मालदीव, क्या पाकिस्तान, भारत के खिलाफ वो एक कॉरिडोर बना रहा है जिसके द्वारा भारत को बॉक्स करना चाहता है। अब यहां पे दोस्तों हमारी जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको वो डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है। जो हमारी सबमरीन है, जो जहां से उनके रूट्स होंगे उनके ऊपर अगर आप देखें तो पैनी नजर रखता है, वैसे ही सर्वेलेंस बेसेस हैं उन पे नजर रखता है। चाइना दोस्तों इस प्रकार से भारत को क्राइसिस के दौरान स्क्वीज कर सकता है। ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा है किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हो रहा था तो चीनी यहां पे कुछ सो कॉल्ड सिविलियन वेसल्स तैनात हो गए थे। दोस्तों ये दिखा रहा है कि चाइना इन डुअल पर्पस जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है इसका अलग अलग इस्तेमाल वो करने वाला है। दोस्तों पास्ट में हमने जो रिस्ट्रेन दिखाया कि हमारे इर्द गिर्द में चाइना कहीं पे कोलंबो में पोर्ट बना देगा, हम कुछ नहीं करेंगे, मालदीव्स में कुछ करेगा, हम दूसरे तरफ देखने लगेंगे, तो इससे क्या हो गया कि आसपास वाले समझने लगे कि ये कमजोर है, ये वीकनेस है। नतीजा क्या होता है, आप जितनी बार ऐसा कंसेशन देते हैं बाकी देश को भी यही सिग्नल जाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, भारत से भी फायदा ले सकते हैं और चाइना के साथ भी टिल्ट हो सकते हैं। नतीजा क्या होता है आप देख सकते हैं कि नेपाल के पॉलिटिक्स में किस प्रकार से क्या हो रहा है आप देखे ही हैं, वैसे ही मालदीव्स किस प्रकार से क्या किया है, श्रीलंका का डेट ट्रैप कैसा हुआ है, उन सब से यही मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ हम घुल मिल सकते हैं, भारत को कोई दिक्कत नहीं है या भारत सॉफ्ट है कुछ नहीं करेगा। तो ये मैसेज बार बार मजबूत होके जाता है। दोस्तों यहां पे यदि एक क्लियर डॉक्ट्रिन होगा, भले हम पब्लिकली ना बोले लेकिन सरकार को वहां की बोल दें, अगर वो इस प्रकार से चाइनीज बेसिस को इनवाइट कर रहे हैं कि देखिए कीमत आपसे वसूल ली जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे, तो सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन में वो उसको ऐड करना शुरू करेगा और वो पॉलिसी बदलेगा। दोस्तों यहां पे एक बात बड़ी क्लियर है, आज भले चाइना ये फर्स्ट आइलैंड चेन से बंधा हुआ है जो कि यूएस ने बना के रखा है, यकीन मानिए जिस दिन फर्स्ट आइलैंड चेन टूटा, जिस दिन चाइना ताइवान पे इन्वेजन किया, उस दिन ये फर्स्ट आइलैंड चेन टूट जाएगा और उस दिन जो चाइना के 500 नेवल जहाज हैं वो अगर आप देखें तो पर्थ से लेके पाकिस्तान तक सामने आने शुरू हो जाएंगे और तब ये जो डुअल पर्पस बेस है ना, सिविलियन बेस, ये मिलिट्री बेस हो जाएगा जहां पे चाइनीज जहाज कंटिन्यूअसली तैनात होने शुरू हो जाएंगे। तो समय बड़ा लिमिटेड है, भारत को यहां पे मुनरो डॉक्ट्रिन बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ क्लियर रेड लाइंस होने चाहिए। चाइनीज बेस, अमेरिकन बेस यदि वहां पे आ रहा है, डुअल यूज कंट्रोल पोर्ट्स, एयरफील्ड आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जो मिलिट्री बैलेंस को ऑल्टर करता है हमारे इर्द गिर्द, तो वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब क्या हम मिलिट्री इन्वेजन करेंगे तो अलग अलग टूल्स रहेंगे जहां पे इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा कि आप हमारे साथ डील कीजिए, आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट देंगे, इन्वेस्टमेंट पैकेज देंगे, नहीं तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो सकता है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हो सकते हैं, मिलिट्री सिग्नलिंग हो सकती है जिसमें नेवल प्रेजेंस, मिलिट्री एक्सरसाइज, या फिर डोमेस्टिक एक्शंस आपके यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि चाइना आता है तो हमको नहीं दिखता है क्या हो रहा है, चाइना जब आता है तो आपके यहाँ डेट ट्रैप होता है तो आपके यहाँ उसको भी लोग अपोज कर रहे हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा जो कि चाइनीज डेट को उजागर करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कॉस्ट क्रिएट किए जाएंगे। तो ये सारे टूल्स हमको कहीं ना कहीं तैनात करने पड़ेंगे। जो हमारे एम्बेसीज हैं उनको कहीं ना कहीं अब इस प्रकार के हार्ड टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंसेंटिव्स भी देना चाहिए। जो देश हमारे साथ अलाइन कर रहा है, चाइना के बीआरआई को ठुकरा रहा है,
तो सही बात है, उसके लिए हमें इस प्रकार का पैकेज भी देना होगा जो सच में उसके डेवलपमेंटल फिनेंस उसे जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करें। हमारे जो अलाइज हैं उनके साथ मिलके उसके साथ कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाएं, जापान के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो वो भी हमें करना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उनके लिए कुछ सर्टेन रेड लाइंस हैं जो बनाने पड़ेंगे ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें। दोस्तों बॉटम लाइन क्या है, देखिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये उनको रिवॉर्ड नहीं करता जो कितने संयम में रहते हैं, ये उनको रिवॉर्ड नहीं करता जो कितने वर्चुअस लोग हैं, जो मॉरली सही पोजीशन लेते हैं। हार्ड पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती, ये उन्हीं को रिवॉर्ड करता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो समझता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ग्रामर है वो हार्ड पावर डिफाइन कर रहा है, पावर पॉलिटिक्स डिफाइन कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना मुनरो डॉक्ट्रिन लिखा, आज चाइना उसे कॉपी कर रहा है। मोंगला पोर्ट एपिसोड कोई अकेला एक एपिसोड नहीं है जो हो रहा है और हम सोचे कि अच्छा चलो बाद में देखेंगे। दोस्तों ये एक पैटर्न है जिसमें ये बस और एक 10वां 11वां डेटा पॉइंट है जो बता रहा है ये पैटर्न कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। दिल्ली की चॉइस बड़ी स्टार्क है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो हम डॉक्ट्रिन बनाएं और इन देशों पे कीमत लगाना शुरू करें, अन्यथा एक दिन उठेंगे और उसके साथ देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक स्पेस है, क्योंकि हम उस पर पावर वील्ड नहीं किए तो कोई और आके पावर वहां पे वील्ड करना शुरू कर दिया, और हमारी जो राइज है इससे पहले वो होती, उसके पहले ही उस पर चेक्स लगने शुरू हो गए। तो कुछ उस तरफ हो सकता है। देखिए दोस्तों यहां पे लेकिन एक बात समझनी होगी कि आज का भारत बहुत शक्तिशाली भारत है। आज का भारत, आज हम वहीं पर हैं जीडीपी के टर्म्स में भी, पॉपुलेशन के टर्म्स में भी, जहां चाइना 2008 में था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो हम वहां पर पहुंच गए हैं। इसके सिवा आप देखिए तो हमारी आज जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है 90 बिलियन डॉलर है, ये बहुत ज्यादा है। आप देखिए ना, ये तुर्की है, तुर्की का दोस्तों डिफेंस बजट जानते हैं कितना है? 30 बिलियन भी नहीं है। और उसमें इसके सपने देखिए, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पावर कमांड करना चाहता है, इतना बड़ा इलाका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। ऑलरेडी इजराइल के साथ कॉम्पीट करके सीरिया में उसने अपने मन मुताबिक सरकार बना लिया है और अब इजराइल को चैलेंज भी कर रहा है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं चाइना 2008 में 4.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था था, कुछ उतना ही जितना आज भारत है। दोस्तों चाइना 2008 का भी बड़ा शक्तिशाली था, मत भूलिएगा। तो आज का भी भारत वहां आ गया तो हम पावर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये इंडियन ओशन है दोस्तों, इंडियन ओशन इस प्रकार से इसका आर्किटेक्चर है, इसकी फिजिकल ज्योग्राफी ऐसी है कि ये हमारे हित में है। यहां दूर दूर तक और कोई शक्ति नहीं हो सकती हमारे सिवा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अब जो पावर है वो वील्ड करने में जो संकोच है हमारे अंदर, वही हमें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा है। तो वो संकोच हटाना होगा। अगर तुर्की इतना छोटा सा होके इतना पावर वील्ड कर सकता है, अगर चाइना 2008 में कर पा रहा था, तो हम आज क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा तो जाएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए मात्र 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, फ्री एक्सटेंशन अप टू 6 मंथ्स भी आपको मिल रहा है। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, मेक श्योर इसका फायदा आप अवश्य उठा ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।